अस्सलाम वालेकुम। पेज 128। पेज 128 के एंड पे 3 डब्बे बना के मैंने बोल्ड बोल्ड करके लिखा हुआ है इसमें कुछ। ये तीनों डब्बे पढ़ लें। पेज 128 के एंड पे 3 डब्बे बनाए हुए मैंने, तीनों डब्बे पढ़ लें। ठीक है, अगर कम इंटरेस्ट है, क्या एक्स इंटरेस्ट है, कम डिविडेंड है, एक्स डिविडेंड नहीं बताया हुआ तो बस एक्स ही है। इसी तरह आपको मार्केट वैल्यू ना रुपए की बजाय परसेंटेज की शक्ल में दी जा सकती है। जैसे डिवेंचर की मार्केट वैल्यू 109 रुपए की बजाय हो सकता है कहा हो कि 109% है, तो इसका मतलब होगा कि फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 109, तो इस तरह भी हो सकता है। और ये जो कूपन रेट होता है, डिस्काउंट, प्रीमियम, इशू, रिडेम्पशन, ये सारी परसेंटेजेस फेस वैल्यू पे लगती हैं। अच्छा, अब आइए आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में 136 पेज 136 क्वेश्चन नंबर 2। ये ऐसी बस एक प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ सवाल है, क्योंकि इसकी ना एग्जाम टेस्टिंग जो है वो इंडिपेंडेंट के चांस कम है, ये एज अ वर्किंग ही मिक्स होता है ज्यादा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पेज 136। खुद ट्राई कर लें, सिंपल ही है वैसे। चले पहले आप खुद ही ट्राई करें, लेकिन करें लिख के, सॉल्यूशन देख के नहीं कह रहा, खुद लिख के पहले आप लोग इसको ट्राई करें। पेज 136 क्वेश्चन नंबर 2, पेज 136 क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोग अभी कर दें। एसओएफपी में मार्केट वैल्यूज आ रही होती हैं, बुक वैल्यूज आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा सॉल्व करिएगा लिख के, हैं जुबानी सॉल्यूशन देख के मत खुश हो जाएगा, लिखिएगा।
ठीक है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन है, पीछे देख लें, चेक कर लें। कर लिया तो इसका तो पीछे सोल्यूशन है, आप चेक कर सकते हैं। करने के बाद सोल्यूशन देखिएगा। जल्दी जल्दी देख लें, पीछे सोल्यूशन है। नहीं, सोल्यूशन देख के भी समझ नहीं आई क्या है? नहीं, सोल्यूशन देख लिया है, उसके बाद पूछ रहे हैं। मैं बता देता हूँ, कई समझ लें जिनको। अच्छा चलें, एक एक करके बताता हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स में कोई मसला? बल्कि चलो इक्विटी से शुरू करता हूँ। इक्विटी, आपको डिविडेंड में ग्रोथ नजर आ रही है? मेरा मतलब है क्या हर साल सेम डिविडेंड रहेगा या ग्रो करेगा? ग्रो करेगा। तो अगर ग्रो करेगा तो फार्मूला है फिर ये D1 मार्केट वैल्यू प्लस G। अब आपको ग्रोथ रेट चाहिए। ग्रोथ रेट या तो गॉर्डन ग्रोथ से निकलेगा। गॉर्डन ग्रोथ के लिए रिटेंशन रेट और रिटर्न ऑन इक्विटी दिया होता, या फिर एक से ज्यादा डिविडेंड्स दिए हो तो उनसे निकलेगा। जरूरी नहीं है कि 5 दिए होंगे, 2 भी दिए हो सकते हैं। तो हाँ, 2 दिए हुए हैं। एक आपको डिविडेंड दिया हुआ है अभी वाला D0 जो कि 6 है, और एक साल बाद वाला दिया हुआ है 6.3। दो डिविडेंड है, हमें एक से ज्यादा डिविडेंड चाहिए बस ग्रोथ रेट निकालने के लिए। अब आपके पास ये अर्लीस्ट है, ये लेटेस्ट है, तो यहां से ग्रोथ रेट निकाल लें। 6.36, कितने साल है इनके दरमियान? 1 -1 5%, ये ग्रोथ रेट है। और मार्केट वैल्यू चूंकि इस वक्त कम डिविडेंड है तो उसमें से डिविडेंड निकाल के ही। अच्छा, मार्केट वैल्यू कितनी है? 72। इसमें क्या शामिल है? 6 या 6.3? 6, ये तो साल बाद की बात है, तो वो 6 माइनस कर देंगे तो बाकी रह जाएगा 66। और D1 जो है वो 6.3 है प्लस 0.05, ये क्या ही है?
6 into 1 plus 5%. ले वो असल में 6.3 से तो 5% निकाला था, उसे कर ले। कई हाँ जी, और केडी इररिडीमेबल है, इसलिए इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, और प्रेफरेंस शेयर्स भी ऐसे ही है, नेट ऑफ टैक्स नहीं है बस। ठीक है, डन। कोई सवाल परेशानी? चलें और सवाल लिखें, यील्ड कर्व से थोड़ा सा खेलते हैं। सवाल लिखें। बेशक वैल्यूएशन अभी नहीं ऑफिशियली पढ़ाई, लेकिन यील्ड कर्व का इस्तेमाल एक सिखाने लगा हूं, तो उसके लिए वैल्यूएशन आ रही है बीच में। टू द पॉइंट डाटा लिखवा रहा हूं सिर्फ। कूपन रेट 9% है। कूपन रेट होता है जो हर साल इंटरेस्ट देना है ना, वो कूपन रेट, उसको कूपन रेट कहते हैं, COUPON, कूपन रेट। ये है पता नहीं कितना, 9%। फेस वैल्यू 100 रुपए। डिवेंचर विल बी रिडीम्ड आफ्टर 4 years. Debenture will be redeemed after 4 years. At a premium of 25%, 25%. This debenture is currently AA rated. ये AA rated है, और AA rated का यील्ड कर्व है ये। ये यील्ड कर्व है। अभी जो मैंने आपको इस्तेमाल बताया था यील्ड कर्व का, इसको यूज करते हुए आपसे रिक्वायर्ड है इस डिबेंचर की अभी मार्केट वैल्यू बता दें। कैसे निकलेगी? 5%। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? मैं बताता हूं, इसकी मार्केट वैल्यू निकाल रहा हूं। आज अभी इस डिबेंचर को कोई खरीदेगा तो उसको क्या क्या मिलेगा? 1 पे मिलेगा कितना? 9 रुपए, 2 पे 9 रुपए, 3 पे 9 रुपए, 4 पे 9 रुपए, और रिडेम्पशन पे 125। ये वाला 9 उसको कब मिलना है? आज से साल बाद। तो इस यील्ड कर्व का फायदा ये होता है कि वो कैश फ्लो जो साल बाद मिलना है, उस एक 9 रुपए के लिए आज कितने रुपए देने बनते हैं। अच्छा, मुझे ना आपकी शक्लों से भी अंदाजा हो रहा है, और वैसे इस टॉपिक का भी मुझे अंदाजा है, चीजें ना शायद आपको उतनी कनेक्ट नहीं कर पा रही, मैं इसलिए बार बार रिपीट करता रहूंगा। हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ रहे हैं कि अगर हम ये जानना चाहें कि इक्विटी की कॉस्ट अभी क्या है, डिवेंचर की कॉस्ट अभी क्या है, तो हम असल में एक रेट कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर कंपनी अभी इस वक्त डिवेंचर, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स रेज करे, लोगों से पैसा ले, तो लोग हमें पैसे देंगे ना, तो उनको हमें कुछ रिटर्न ऑफर करना पड़ेगा। अगर हमें वो डिवेंचर्स के बदले पैसा देंगे तो हमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर्स के बदले पैसा देंगे तो उनको रिटर्न देना पड़ेगा, डिविडेंड। तो वो अभी हमसे कितने रिटर्न पे राजी होंगे? इन अदर वर्ड्स, अगर मैंने डिवेंचर्स होल्डर्स को कहना भी 100 रुपए जमा करा दो, हम तुम्हें 8% देंगे, तो क्या वो 8% पे खुश हैं? 100 रुपए दे देंगे? ये जानना चाह रहे हैं हम
तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम एक ऐसी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं कि अभी इस वक्त कंपनी की हैसियत के मुताबिक, मुल्क की मार्केट के हालात के मुताबिक लोगों की अभी इस वक्त क्या डिमांड चल रही है, हम कितने परसेंट पे डिविडेंड, कितने परसेंट डिविडेंड, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे जब पैसा उनको मांगेंगे तो वो हमें पैसा देने को तैयार हो जाएंगे। हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अभी इन्वेस्टर का रिटर्न जो उसको इन्वेस्टमेंट से मिलना है, ये उसका रिटर्न है। और इसके लिए चूंकि हमने फार्मूलों के अंदर मार्केट वैल्यू का इस्तेमाल करना है, मजबूरी है, इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो फिर अजम्पशन क्या है कि ये मार्केट वैल्यू बीएफडी पढ़ के निकली हुई है। कैसे? इन्वेस्टर्स सारे एक जैसे हैं, उन्होंने अपने कैश फ्लोज को अपने रिक्वायर्ड रिटर्न पे डिस्काउंट कर रखा हुआ है, ये अजम्पशन है। इसकी बेस पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी इस वक्त। अच्छा, एक बात और कर दूं, कोई भी इन्वेस्टर वो जो कल को कैश फ्लो मिलने हैं उनके लिए आज मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाएगा, इसकी बात नहीं कर रहा वैसे, चाहे हम उसको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में देख लें। एक इन्वेस्टर जिसको कल को कुछ कैश मिलना है तो आज वो उस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगाने को मैक्सिमम तैयार है? वो जो कल को कैश मिलने हैं उनकी पीवी किस रेट पे? उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। ये बेसिक इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है कि इन्वेस्टर आज किसी भी जगह पैसा लगाने के लिए मैक्सिमम कितने पैसे लगाने को तैयार है कि उसको उस इन्वेस्टमेंट से कल को क्या कैश मिलना है, डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये चूंकि बुजुर्गों को बनाया हुआ मार्केट के अंदर एक टेबल अवेलेबल है, और ये कैसे बनता है ये भी अभी बना के दिखाता हूं आपको, एग्जाम में बनाना पड़ सकता है। अब ये लोगों की आसानी के लिए एक टेबल पब्लिश हो गया। अब जिस इन्वेस्टर ने आज इस बॉन्ड को खरीदने आना था, कौन सा बॉन्ड? जो 4 साल तक 9 रुपए देगा इंटरेस्ट के नाम पे और चौथे साल 125 रुपए देगा, तो उस इन्वेस्टर को इस डिवेंचर के लिए मैक्सिमम कितने पैसे आज दे देने चाहिए? ये टेबल उसको बता रहा है कि तुम कैलकुलेट करके देख लो, जो आंसर आए बस उतने पैसे देना, ज्यादा ना देना। अब इस टेबल की इंटरप्रिटेशन क्या है? ये टेबल उसको बता रहा है कि तुम्हें जो रुपया साल बाद मिलना है इन सबको अलग अलग, वो 9 रुपए जो साल बाद मिलने, ऐसी जगह तुम पैसे लगाने जा रहे हो जिससे साल बाद जो 9 रुपए मिलना है, उस 9 रुपए के बदले तुम आज कितने पैसे दे दो। कैसे कैलकुलेट करें? इस 9 को पावर 1 3.5 से डिस्काउंट करें, इस 9 रुपए को 1.035 एक साल डिस्काउंट, ये वाला 9 रुपया, वो उस पिछले 9 और अगले 9 की बात इग्नोर, ये वाला 9 रुपया इस इन्वेस्टर ने आज इस डिवेंचर में पैसे लगाने हैं। इस डिवेंचर से उसको ये फसलें मिलनी है 4 साल में, इन फसलों को उसने एक एक करके इंडिपेंडेंटली देखना है। इस 9 रुपए के बदले जो उसको साल बाद मिलना है, इसके लिए आज कितने पैसे देने को तैयार हो जाएगा वो? डिस्काउंटेड एट 3.5%। जो उसको दूसरे साल में 9 रुपए मिलना है, उस वाले 9 रुपए के हासिल करने के लिए आज वो कितने पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाए? इस 9 रुपए की 3.9% पे पीवी। इस 9 रुपए के लिए 4.4% पे इस 9 की पीवी, और इस 134 रुपए के लिए 134। अब ये वो 134 है जो आज से चौथे साल मिलना है, तो वो जो चौथे साल मिलना है उसके लिए आज वो कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा? तो वो खुशी खुशी 4 साल बाद 134 रिसीव करने को तैयार है। 134 को 5% पे डिस्काउंट, अब जो आंसर निकलेगा इस यील्ड कर्व ने, ये जो यील्ड कर्व पब्लिश्ड है, इस यील्ड कर्व ने उस इन्वेस्टर को हेल्प की है कि तुम कैलकुलेट करके देख लो इस कंपनी की औकात के मुताबिक ये डिस्काउंट रेट तुम्हें यूज करने चाहिए।
इसके मुताबिक अब जो आंसर निकला, क्या निकला? 136.72। तो वो डिबेंचर जो आज से 4 साल तक 9 हर साल देगा, 125 एंड पे रिडीम होगा, उसके लिए चूंकि वो डिबेंचर डबल ए रेटेड है, तो उस इन्वेस्टर को इस गाइडलाइन के मुताबिक इतने पैसे देने चाहिए बस। यानी इस डिबेंचर की आइडियली स्पीकिंग मार्केट में वैल्यू ये होनी चाहिए। इसकी एक और मिसाल बताता हूं कि एक किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक प्लॉट खरीदना है और अभी रेट पे बात चल रही है। बंदा एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाके मशवरा करे मुझे इसके लिए कितने पैसे देने चाहिए। अब वो कहता है कि वो जो सोसाइटी ना उसके अभी रोड इधर बन रही है, फलानी साथ वाली सोसाइटी अनाउंस हो चुकी है, उसके साथ वाली डीएचए ने एक्वायर कर लेनी है, 10 मरले वाला प्लॉट है, इतनी चौड़ी सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क हो तो इसके लिए ये रेट होना चाहिए, पर मरले का ये रेट होना चाहिए, साथ पार्क है तो उसकी वजह से ये होना चाहिए। वो सारे हालात के हिसाब से उसने उसको गाइड कर दिया कि भाई देखो पर मरले इतना रेट तुम्हें मिलना चाहिए, इसके मुताबिक तुम कैलकुलेट करके देख लो, जाके सेलर से बात कर लो। तो ये उस तरह की गाइडेंस अवेलेबल है कि इन्वेस्टर के पास गाइडेंस है कि इस रेटिंग वाले डिबेंचर में अगर तुम पैसा लगाना चाहते हो तो तुम देखो तुम्हें कल को कैश क्या मिलना है, जितना तुम्हें मिलना है हमारी गाइडेंस के मुताबिक तुम्हें उनको इस परसेंट पे डिस्काउंट करना चाहिए, फिर जो आंसर आए बस उतने पैसे दे देना, वो ठीक होंगे। तो यील्ड कर्व का इस्तेमाल बॉन्ड की मार्केट वर्थ निकालने के लिए हो सकता है। जब वैल्यूएशन पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है हमें ये काम करना भी पड़ रहा हो। 136.72 की कैलकुलेशन तक बताएं, कोई एतराज है तो, क्योंकि उसके बाद फिर अगली चीज बताता हूं। 134 नहीं, नहीं वो तो टाइम 1 2 3 4 जी। अगर यही रही तो, क्योंकि अभी ये है तो 4 साल में भी यही रहेगी। अभी इस वक्त तक की देखें, किसी भी चीज की जो वैल्यू लगती है वो उसकी उस वक्त तक की औकात के मुताबिक होती है। तो अभी इसकी हैसियत यह है कि डबल ए, अभी जो खिलाड़ी है उसका आईपीएल में पीएसएल में जो रेट लग रहा होगा वो उसकी अभी की परफॉर्मेंस के मुताबिक लग रहा होगा ना। जी जी बिल्कुल, यानी मार्केट के देखें, मैं भी आपको ना यील्ड कर्व बनाने का एक सवाल करा दूं, फिर पूछेगा, हो सकता है आपका आंसर वही हो जाए। 136 रुपए ओके है, 135, तो मैंने तो 136 समझाया था, 135 दोबारा समझाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी। अब एक सवाल लिखिए, उससे मैं आपको यील्ड कर्व बनाना सिखाता हूँ। ये एक एसीसीए का एक आर्टिकल था और आईकैप ने अपने स्टडी डेस्क में ना इसको एक पेज पे एक छोटा सा टॉपिक बनाया हुआ है, तो इसलिए हो सकता है ये टेस्ट। ये जो काम बताने लगा उसको बूट स्ट्रैपिंग भी कहते हैं। बूट स्ट्रैपिंग, तस्मे बांधना होता है।
जी, सवाल लिखें। तीन बॉन्ड्स हैं ऑफ सिमिलर क्रेडिट रेटिंग, उनकी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है। तीन जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, इनफैक्ट तीन जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं जिनकी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है। अच्छा, जीरो कूपन बॉन्ड नाम से क्या लगता है? जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड ये होता है कि ये कुछ नहीं है और एंड पे 100 रुपए वापस मिल जाएंगे बस। तो इन्वेस्टर को क्या फायदा? ये मार्केट में मिल सस्ता रहा होगा, इंटरेस्ट कोई नहीं मिलेगा, जीरो कूपन, लेकिन मार्केट में सस्ता मिल रहा होगा। ये मार्केट में सस्ता मिल रहा होगा तो ये नहीं, सॉरी, जीरो कूपन का वर्ड काट दें। वैसे चलो मैंने बता दिया जीरो कूपन बॉन्ड, इस सवाल में जीरो कूपन नहीं है। जीरो कूपन चलो मैंने बता ही दिया है कि इंटरेस्ट कोई नहीं है और रिडेम्पशन पे फेस वैल्यू मिलती है, उसको जीरो कूपन कहते हैं। इस सवाल में नहीं, सॉरी, जीरो का वर्ड नहीं है, जीरो कूपन बॉन्ड नहीं है ये। तीन सिमिलर क्रेडिट रेटिंग के बॉन्ड्स हैं जिनकी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आपको। तीन सिमिलर क्रेडिट रेटिंग के बॉन्ड्स की फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और वो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है चले, ये डेटा है, ये लिख लें। और मुझसे रिक्वायर्ड है कि इस क्रेडिट रेटिंग के बॉन्ड्स का यील्ड कर्व बनाना है। ये जो तीन बॉन्ड्स का डाटा है, एक बॉन्ड ए है, एक बी है, एक सी, ये कह लें कि तीन कंपनीज हैं जिनके बॉन्ड्स हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। कंपनी ए का बॉन्ड 1 साल में खत्म होने वाला है, ये 2 साल बाद खत्म होगा, ये 3 साल बाद खत्म होगा। ये इनके कूपन रेट्स हैं और ये अभी इस वक्त इनकी मार्केट वैल्यू है और इन तीनों ने 100 रुपए फेस वैल्यू पे रिडीम हो जाना है और इन तीनों की क्रेडिट रेटिंग सेम है, से ट्रिपल ए, तीनों की सेम क्रेडिट रेटिंग है और रिक्वायर्ड है मुझसे कि इस क्रेडिट रेटिंग, जिसके ये बॉन्ड्स हैं, इस क्रेडिट रेटिंग के लिए यील्ड कर्व बनाना है। ये डाटा लिख ले तो मैं बना के दिखाता हूं। यही ये जो डिबेंचर्स की क्रेडिट रेटिंग है, इस रेटिंग के लिए यील्ड कर्व बनाना है। जैसे पिछले सवाल में यील्ड कर्व दिया हुआ था ना, तो अब बनाना है।
अफगानिस्तान टीम ने पैसे खा लिए कि इंडियन टीम ने गैरत खा ली? सर आज की मैच भी थोड़ा सा 212 का टारगेट दिया और 25 पे 6 आउट भी कर दिए। सर वो कह रहे थे अफगानिस्तान को 6 ओवर में आउट कर देंगे तो 3 विकेट पर एयरपोर्ट। ये नोटेड। अच्छा, यील्ड कर्व बनाना है। यील्ड कर्व जाहिर है 1 2 3 तक ही बना सकता हूं, मैंने डाटा 3 तक का दिया है। अब यील्ड कर्व बना के दिखा रहा हूं। अभी पिछले सवाल के अंदर मार्केट वैल्यू कैसे निकाली थी? अभी पिछले सवाल में क्या किया था यार? कैसे निकाली थी? जो यील्ड कर्व दिया हुआ था, हर ईयर वाले कैश फ्लो को उस ईयर वाले रेट पे डिस्काउंट किया। जो फ्यूचर कैश फ्लो की पीवी निकली वो मार्केट वैल्यू थी। तो यील्ड कर्व को यूज करते हुए मार्केट वैल्यू निकालने का यही तरीका है। अब इन डिवेंचर्स की जो मार्केट वैल्यू निकली हुई है, वी अज्यूम कि वैसे ही निकली हुई है। ए से शुरू करते हैं। ये जो ए है इसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकली होगी? इस डिवेंचर से बस 1 साल ही बाकी रह गया था, तो 6 रुपए इंटरेस्ट मिलना था और 100 रुपए रिडेम्पशन पे कैश मिल जाना था। तो इसकी मार्केट वैल्यू ऐसे निकली होगी कि 106 रुपए को 1 साल डिस्काउंट किया तो 102 रुपए आया होगा, क्योंकि इससे मिलने वाला कैश था ही बस सिर्फ 1 साल वाला। अच्छा, मैंने ए से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि एबीसी ए से स्टार्ट होती है? नहीं, हमने इस अवेलेबल डाटा में से पहले साल वाले से शुरू करना है कि जिसकी जिंदगी का बस साल रह गया हुआ है, वहां से शुरू किया है। इस 1 साल जिंदगी बचे हुए डिवेंचर का फ्यूचर कैश फ्लो क्या रह गया था? 1 साल का इंटरेस्ट और रिडेम्पशन पे फेस वैल्यू 106। तो यकीनन इन्वेस्टर्स ने ईयर 1 वाले रेट से डिस्काउंट किया होगा, तो 102 आया होगा। अब इस आर को कैसे निकालें? (106 डिवाइडेड बाई 102 माइनस 1) 3.92। बॉन्ड बी का 101 रुपया कैसे निकला होगा? हाँ जी, बॉन्ड बी के लिए इन्वेस्टर्स ने उसी क्रेडिट यील्ड कर्व जो हम निकालना चाह रहे हैं उसको यूज किया होगा, और यूज ऐसे किया होगा कि जो इसकी जिंदगी में 2 साल बचे हैं उनमें से पहले साल में क्या मिलने वाला था? 5 रुपए। उस 5 रुपए को 1 साल डिस्काउंट किया होगा। कौन से वाले रेट से? देखिए, हम ना यील्ड कर्व बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम ईयर 1 2 और 3 बस ये 3 रेट्स ही निकाल सकेंगे। डिवेंचर ए ने चूंकि 1 साल में खत्म हो जाना था, तो इस वाले रेट से ही 106 को डिस्काउंट किया होगा। ये हमने ढूंढ लिया हुआ है, ये 3.92 है, ये ढूंढ लिया। बॉन्ड बी की वैल्यू कैसे निकली होगी? जो इस बॉन्ड बी से 1 साल बाद मिलने वाला कैश था उसको इस पे डिस्काउंट किया होगा, और जो 2 साल बाद मिलने वाला है उसको इस पे डिस्काउंट किया होगा, पता नहीं। तो इस 5 रुपए को तो डिस्काउंट किया होगा 3.92% पे, और 105 को पता नहीं। वो जो दूसरे साल वाला है उससे 2 साल पावर डिस्काउंट किया होगा, तो जाके 101 आया होगा। अब इसको सॉल्व करें, ये चीज उधर जाके माइनस हो जाएगी, ये वाला। ये उधर माइनस, फिर जो आंसर आएगा उसको 105 के नीचे ले आएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका पहले स्क्वायर रूट लेंगे, फिर माइनस 1 करेंगे जी। हाँ जी, हाँ जी, अगर यील्ड कर्व बनाना है तो फिर हमें ये दिए होंगे।
और अगर ये नहीं दिया हुआ तो फिर आपको 3.9 वैसे दिया होगा। हाँ जी, बॉन्ड बी का ये R2 कैसे निकला? 4.48। ये हमें ये फिगर मिल गई। हाँ जी, बॉन्ड सी कैसे निकला होगा? बॉन्ड सी का एक 97 रुपए कैसे निकला होगा? जो 4 रुपए पहले साल मिलना था वो इस पे डिस्काउंट हुआ होगा, जो 4 रुपए दूसरे साल मिलना था ये इस पे डिस्काउंट हुआ होगा, और वो जो 104 रुपए तीसरे साल मिलना है वो ऐसे डिस्काउंट हुआ। ये निकालना, ये दोनों उधर जाके माइनस, फिर जो आंसर आएगा उसको नहीं, उसको 104 उससे डिवाइड, फिर जो आंसर आएगा उसका क्यूब रूट, फिर जो आंसर आएगा -1, तो R3 निकल आएगा 5.1। ये यील्ड कर्व बन गया। अगर आप पेपर मार्कर होते हैं, दो बच्चों ने सवाल किया, एक ने वो सारा लेंथी प्रोसेस, दूसरे ने लिखा होगा कैलकुलेटिंग कैलकुलेटर। नहीं, ये शक्ल तो बना के दिखाई कि शक्ल बना के नहीं दिखाई? बस ठीक है। हाँ जी, यील्ड कर्व। ये क्यूब वाला स्टेप 97 में से ये दोनों माइनस हो जाएंगे। करें कितना बना? 97 में से ये दोनों माइनस करें। अरे नहीं भाई, ये तो बड़ा जरूरी है यूज करना। एंटी 7 में से ये दोनों माइनस, 89.49। ये इधर ये डिवाइड, 104 को उससे डिवाइड कर दे,
$1.16। अब ये क्यूब रूट कैसे लेना है? ये पूछ रहा है क्यूब रूट कैसे लेना है? नहीं, ज़बानी थोड़ी करना है, कैलकुलेटर पे करना है। लेकिन आप ये पूछ रहे हैं क्यूब रूट कैसे लेना है? नहीं, बता देता हूँ, मसला नहीं। अच्छा, वैसे तो क्यूब रूट का वो फार्मूला टैब भी होता है, अगर ना भी हो तो क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3, तो जो इसका आंसर निकलेगा उसमें से -1। आप एक बार इसको यहाँ लिख के दिखा दें, उसके बाद कैलकुलेटर से पूछ लें, जो आंसर दे देगा वो यहाँ लिख लें। चलें एक सवाल करते हैं फिर बस छुट्टी। पेज 136 पे आए, पेज 136, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ ले, मैं करता हूं। हाँ जी, डन। एसएल कंपनी के अभी इस वक्त AA रेटेड बॉन्ड्स हैं और लॉसेस की वजह से अब इनकी औकात गिरने लगी है और ये BBB पे जाने लगे। तो पूछा ये है कि अगर AA रेटेड पे रहें, बल्कि खैर ये तो नहीं कहा, रिक्वायर्ड ये है कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डाउनग्रेड ऑफ क्रेडिट रेटिंग। किस पे इफेक्ट? मार्केट वैल्यू पे भी और YTM पे भी। तो इफेक्ट कैसे निकालेंगे? इफेक्ट हमें दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि AA रेटेड था तो क्या वैल्यू थी और YTM था, और BBB रेटेड हो जाएगा तो क्या वैल्यू और तो क्या। तो हमें ये दोनों फिगर्स कैलकुलेट करके ही इफेक्ट बता सकेंगे कि कम हो गया कि बढ़ गया। अच्छा, अब चूंकि इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये यील्ड
कर्व का डाटा है, कैसे पता चल रहा है? ये टेबल आपको दूसरा वाला रेटिंग के एतबार से ईयर 1 का, ईयर 2 का ये क्रेडिट स्प्रेड्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू हमें इसको यूज करके निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये है स्प्रेड्स। अच्छा, स्प्रेड्स क्या होते हैं? स्प्रेड ये है कि अगर किसी कंपनी ने अपने डिबेंचर इशू करने हैं, जैसे किसी को लोन देना है काइबोर प्लस 3% पे और किसी को देना है काइबोर प्लस 5% पे, तो ये जो काइबोर से ऊपर वाला है ये स्प्रेड है, क्रेडिट स्प्रेड कहते हैं इसको। किसी कंपनी में पैसा डूबने का रिस्क है तो बैंक वाले उसको लोन देते हुए इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेंगे ना, तो काइबोर के ऊपर ज्यादा स्प्रेड रखेंगे, ये क्रेडिट स्प्रेड होता है। तो ये जो आपको दूसरा टेबल दिया हुआ है, ये जो अभी यील्ड कर्व पहले सवाल में बनाया, ये वो नहीं है। ये दूसरा टेबल यील्ड कर्व है, फिर ये क्रेडिट स्प्रेड्स है। तो हमें क्रेडिट स्प्रेड किसी बेस में ऐड करना होगा, जैसे काइबोर के साथ कुछ ऐड करना होगा। अभी हम आगे चल के ना एक चीज पढ़ेंगे, रिस्क फ्री रेट कहते हैं उसको, ये आगे पढ़ाऊंगा। RF रिस्क फ्री रेट वो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या रेट चल रहा होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रेट पिछले टेबल से निकलेगा, उसमें ये स्प्रेड्स ऐड होंगे तो यील्ड कर्व बनेगा। करके दिखाता हूं। ये जो दूसरा टेबल दिया हुआ है, ये अगर यील्ड कर्व होता तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? से भी पहले सवाल में निकाली थी। तो ये जो आपको दूसरा टेबल दिया हुआ है, ये यील्ड कर्व नहीं है, ये क्रेडिट स्प्रेड है। क्रेडिट स्प्रेड से यील्ड कर्व बनाने के लिए काइबोर में प्लस करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए में काइबोर चाहिए, या उसकी जगह पर एक रिस्क फ्री रेट होता है RF, वो निकालना पड़ेगा। तो वो पिछले टेबल से वो RF निकलेगा, यानी हमें पिछले टेबल से रिस्क फ्री रेट्स का एक यील्ड कर्व बनाना पड़ेगा, उसमें वो स्प्रेड्स ऐड करेंगे, तो फिर ये AA रेटेड और BBB रेटेड का काम होगा। कुछ भी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं भी सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। ये जो तीनों गवर्नमेंट के बॉन्ड्स दिए हुए हैं, इन बॉन्ड्स से मैं यील्ड कर्व बनाने लगा हूं, जैसे भी बनाया था, बिल्कुल जैसे भी बनाया था यील्ड कर्व बनाता हूं। क्या क्या है ABC बताइए, क्या क्या इनका पता? मार्केट वैल्यू कितनी? 104, 102, 98, कूपन कितना है? 9%, 7, 6। और इनकी जिंदगी कितनी बाकी है? 1, 2, 3। जैसे अभी मैंने इधर यील्ड कर्व बनाया था, मुझे तो आता है बनाना, मैं तो बना लूंगा, आप लोग बनाएं। आप लोग इस डेटा से एक यील्ड कर्व बनाएं। अभी यील्ड कर्व बनाएं, फिर आगे मैं करता हूं कि उसका क्या करना है। है जी, सारे के सारे रिडीमेबल हैं पार पे।
हाँ जी, ईयर 1 के लिए 4.81, 5.95, 6.8। हाँ जी, कैलकुलेट करना था। हाँ, बाकी भी कर। अच्छा, ये आरएफ वाली बात अगर अभी समझ नहीं आई ना तो फिलहाल छोड़ें, आप इसको फिलहाल काइबुर कह लें। फिलहाल आप इसको काइबुर कह सकते हैं फिलहाल। हम जिस कंपनी एसएल की बात कर रहे हैं उसकी रेटिंग पहले AA थी, अब ट्रिपल भी होने लगी है। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट में चूंकि रिस्क नहीं होता, रिस्क क्यों नहीं होता? गवर्नमेंट के पास पैसे जमा कराएंगे तो वापस मिल ही जाएंगे, गवर्नमेंट छापे दे देगी। तो गवर्नमेंट में लोकल लोगों को इन्वेस्ट करने में रिस्क नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट के बॉन्ड में जितना रिटर्न मिलना चाहिए उसको रिस्क फ्री रेट भी कहते हैं। लेकिन कंपनीज डूब सकती हैं, तो उनमें जितना मर्जी क्रेडिट रिस्क कम हो, बहरहाल क्रेडिट रिस्क होगा, उस हिसाब से उनकी क्रेडिट रेटिंग होती है। अगर किसी कंपनी में पैसा कोई इन्वेस्ट करे तो इससे ज्यादा रिटर्न डिमांड होना चाहिए या इतना या इससे कम? क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ रिस्क होगा।
इससे कितना ज्यादा उसको स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड कहते हैं। ये जो दूसरा टेबल दिया हुआ है इसमें क्रेडिट स्प्रेड दिया हुआ है, और क्रेडिट स्प्रेड जो दिया हुआ है ये डिजिट्स क्या हैं, क्या लिखी हुई इनकी लैंग्वेज, ये क्या परसेंटेज है, बेसिस पॉइंट्स। बेसिस पॉइंट्स ये आपको बीएफडी में कई जगह लिखा नाम नजर आएगा। जब भी कहीं इंटरेस्ट रेट्स की इंफॉर्मेशन के लिए बेसिस पॉइंट्स दिए हों तो 100 बेसिस पॉइंट्स मतलब 1%। जहां भी कहीं आपको इंटरेस्ट रेट्स की इंफॉर्मेशन दी हो ना और वहां बेसिस पॉइंट्स हो तो इसका मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1%। तो ये जो आपको स्प्रेड दिए हुए हैं ये बेसिस पॉइंट्स में दिए हुए हैं, जैसे 20 मतलब 0.2%, 96.96%। तो हम चूंकि इस वक्त गवर्नमेंट बॉन्ड से तो चलो यील्ड कर्व बना लिया, लेकिन असल में हमने चूंकि वैल्यूएशन करनी है तो हमें तो इनके लिए यील्ड कर्व चाहिए। अब वो कैसे बनाएंगे, इनमें स्प्रेड्स ऐड करने पड़ेंगे। जैसे डबल ए वाले का स्प्रेड क्या है, तो इसमें 0.2 ऐड कर देते हैं, 5.01%। ईयर 2 का स्प्रेड क्या है, इसमें 33 ऐड कर देते हैं, 6.28 नहीं होगा। ईयर 3 का स्प्रेड क्या है, इसमें 44 ऐड कर देते हैं, यानी इसमें 0.44 ऐड कर देते हैं, 7.27। ट्रिपल बी रेटेड स्प्रेड ईयर 1 का क्या है, तो 0.62 इसमें ऐड कर देते हैं, 5.43। इसमें 0.78 ऐड कर देते हैं, 6.7, और इसमें 0.96 ऐड कर देते हैं, 7.7। ये अब डबल ए रेटेड और ट्रिपल बी रेटेड का यील्ड कर्व बन गया। इसका इस्तेमाल किस लिए हो सकता है, डबल ए रेटेड बॉन्ड्स की वैल्यू निकालने के लिए, ट्रिपल बी रेटेड बॉन्ड्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो अब एसएल का जो बॉन्ड है उसकी कितनी जिंदगी बाकी है, 3 साल। उस बॉन्ड की वैल्यू में इफेक्ट पूछा है, तो पहले उस बॉन्ड की डबल ए रेटेड रहते हुए वैल्यू निकालेंगे, फिर ट्रिपल बी रेटेड रहते हुए वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। और यील्ड टू मैच्योरिटी कैसे सिखाई थी अभी कुछ देर पहले पिछली क्लास में, किसका आईआरआर, 0 पे रखें मार्केट वैल्यू, वो जो अभी हम निकालेंगे, और कैश फ्लोस को रखें और आईआरआर निकालें, वो वाईटीएम है। सोल्यूशन देख लें, सोल्यूशन देख लें, क्योंकि आईआरआर तो आप चीते हो गए निकाल के, इसलिए सोल्यूशन ही देख लें। पहले दोनों पे मार्केट वैल्यू निकली, वही जैसे भी पहले डिस्काउंट करके निकाली थी। ये चूंकि डिस्काउंटिंग और आईआरआर अब आपके लिए ऐसे ऐसे है तो मैं इसलिए कह रहा हूं ज़बानी सोल्यूशन देख लें। डबल ए रेटेड के ऊपर मार्केट वैल्यू निकाली, ट्रिपल बी के ऊपर मार्केट वैल्यू निकाली। अब जो मार्केट वैल्यू निकल आई उसको यूज करके आईआरआर निकाल लिया, वो वाईटीएम है। ये पास पेपर का नहीं है, ये मैंने ऐसी इसकी प्रैक्टिस के लिए खुद ही बनाया हुआ सवाल। सोल्यूशन में हाँ जी, वो एक हेडिंग गलती से डबल ए लिखा हुआ है, वो ट्रिपल बी होगी।
अच्छा, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनके बारे में बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि अच्छा इतना बड़ा गुनाह है ये, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं उसका एक दूसरा इफेक्ट, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट पड़ रहा होता है। यानी वो गुनाह बज़ाहिर शायद इतना बड़ा नहीं लग रहा होता। जैसे सूद है, सूद के बारे में तो मतलब अल्लाह ने कहा है तो जंग है सीधी सीधी। तो कुछ लोग जो लॉजिकल कैलकुलेशंस करते होंगे उनको लगता होगा कि सूद में ऐसी क्या बात है, और ये अल्लाह ने कुरान पाक में भी फरमा दिया कि कुछ लोग कहेंगे कि सूद भी तो ऐसे ही जैसे सौदा बेचना है। लेकिन सूद के ना असरात पूरी सोसाइटी पे इतने नेगेटिव पड़ते हैं कि इसलिए अल्लाह ताला ने सूद को बड़ा सख्ती से हराम किया हुआ है। अच्छा, इसी तरह से एक और गुनाह जो हमारी सोसाइटी में बहुत आम है, सारे इसका कहीं ना कहीं शिकार हैं, सारे कमज़ोर हैं। शैतान का मसला क्या था? है ईगो, तकब्बुर। उसकी वजह से ऐसा बर्बाद हुआ कि माफी मांगने के लिए भी उसने ज़हमत नहीं की। वो इतना ज्यादा एरोगेंट हो गया हुआ था, इतना ज्यादा ईगो हो गई थी उसके अंदर कि उसने कहा नहीं, ये मुझसे कमतर है, और उसकी वजह से उसने मरदूद होना कबूल कर लिया, माफी नहीं मांगी। हम अपनी अगर फैमिलीज में देखें ना, तो फलाने की चचा से नहीं बोलते हम, हमारे मामू से नहीं मिलते, खाला से हम नहीं मिलते होते, फलाना उससे नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलते होते? है क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया होता होगा, उन्होंने हमारे साथ शायद सही तरह नहीं बोला होगा, इस मौके पे ये कहना चाहिए था, उन्होंने नहीं कहा, मैं बड़ा था, उसको मुझसे बात करने आनी चाहिए थी, उसने नहीं की, इनवाइट किया था नहीं आए, फलाने की शादी में उसने ऐसे कहा था, ऐसे क्यों कहा था, फलानी प्रॉपर्टी के मसले हैं। चलो ये तो खैर ट्रांजेक्शन होगी ना, वैसे अगर ट्रांजेक्शन को फिलहाल छोड़ दें तो ये जो मसले हैं ना, ये आपस के ताल्लुकात के, वो छोटा है, वो मैं क्यों पहल करूं, वो पहल करे, उसको आना चाहिए था मेरे पास। और उसमें क्या होता है कि वो नफरतें औलाद में ट्रांसफर हो जाती हैं। अब औलाद में ट्रांसफर हो जाती हैं, अब्बा जी ने सारी जिंदगी ताया से बात नहीं की, तो अब औलाद कहेगी जी अब्बा जी ने अपने जिंदे जी बात नहीं की, तो हम अब कैसे करें, जो अब्बा की रूह को शायद शांति मिलेगी उससे। तो ये नफरतें ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती हैं। इन नफरतों का अगर रूट कॉज देखेंगे ना, तो ये सारा कुछ रिजॉल्व हो सकता था अगर बैठ के बात कर लेते, और बैठ के बात कर लेते, आर्ग्यू नहीं, रिजॉल्व करने की नीयत से, मेरी गलती है, मैं माफी मांग लेता। क्योंकि जब भी आर्ग्यू करेंगे कोई भी एक सही साबित नहीं हो पाएगा, कोई भी एक गलत साबित नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे अगर एक चीज 6 नजर आ रही है तो सामने वाले को 9 नजर आ रही है, तो दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो इन खानदानी झगड़ों की अगर रूट कॉज देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज को अवॉइड करना कि बैठ के बात क्यों करें, उससे ईगो हर्ट होती है। अच्छा, उससे ईगो क्यों हर्ट होती है, अब बैठ के बात क्यों नहीं करते, तकब्बुर आ जाता है। तो इसकी बैक एंड पे कहीं ना कहीं रीजन तकब्बुर हो जाती है कि मैं उससे बात क्यों करूं, उसने ये क्यों नहीं, मैं ठीक था, मैं सही था, मैं नहीं गल करनी। तो इस तकब्बुर की वजह से वो जो रिश्तेदारियां ना, वो टूटना शुरू हो जाती हैं और माशरे में बिगाड़ हो जाना शुरू हो जाता है। तो इस रिश्तेदारियों को तोड़ने को अल्लाह ने इतना सख्त नापसंद किया है। बुखारी 5984, मोहम्मद बिन जुबैर बिन मताम रहमतुल्लाह से मरवी है, सैयदना जुबैर बिन मताम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खबर दी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, कता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मैंने पहले इसी तरह की एक हदीस ना हमसाये के बारे में सुनाई थी, वो भी नहीं, वो मुस्लिम में थी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंस बताने के लिए होती हैं। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ों में फ़र्क समझिए। अगर मेरे चचा के बेटे से नहीं बनती, या चलो चचा से नहीं बनती क्योंकि उन्होंने बिजनेस में फ्रॉड किया हमारे साथ, तो सिला रहमी ये नहीं है कि बार बार जाके बिजनेस करें उनसे,
ना करें बिजनेस। मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। ना करें बिजनेस। अगर ये बार बार साबित हुआ है कि जब भी 4 बंदों में बैठेंगे वो मेरी बुराई ही करेंगे, ना बैठे 4 बंदों के अंदर। जब भी रिश्तेदारियां की हैं हमेशा उन्होंने हमारे बहन भाई वगैरह नुकसान पहुंचाया, ना करें रिश्तेदारियां। यानी जिन सिचुएशन से नुकसान पहुंचा है, सिला रहमी का मतलब उन सिचुएशंस में बार बार गिरना नहीं है। सिला रहमी देखें, रिश्तेदारियों में फायदे क्या होते हैं? दुख सुख में काम आना, हौसला बढ़ा देना, मुश्किल में मदद कर देना, फाइनेंशियल जरूरत है वो मदद कर देना, कहीं इज्जत अफजाई करनी है तो उसमें बढ़ के हिस्सा लेना, फायदा पहुंचाने में सपोर्ट करना, ये सब सिला रहमी है ना। तो अगर मेरी चचा से नहीं बनती, क्यों? क्योंकि उन्होंने बिजनेस में अब्बू के साथ फ्रॉड किया था, तो मैं ना करूं उनके साथ बिजनेस। ठीक है, ये नहीं इस्लाम कह रहा कि जाओ फिर भी बिजनेस करो, जाओ डसवाओ उनसे जाके, बिजनेस ना करूं। लेकिन अगर वो बीमार है तो मुझे जाना पड़ेगा, अगर वो मुश्किल में है तो मुझे मदद करनी पड़ेगी, अगर उनको कोई खुशी पहुंची है तो मुझे मुबारकबाद देनी पड़ेगी, अगर मुश्किल में आए हैं तो फिर उनकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। ये सिला रहमी है। तो इसको जो काउंटर कर लें तो कता रहमी होंगे कि मिलना ही नहीं, बात ही नहीं करनी, जरूरत में काम ही नहीं आना। तो कता रहमी अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम सब अपने खानदानों में नजरें डाल के देख लें, है ना कहीं इसके पीछे, बल्कि लाजमी कहीं ना कहीं इसके पीछे तकब्बुर होता है। अगर मेरे अब्बा जी मेरे ताया से नहीं बोलते तो मेरे अब्बा जी का तकब्बुर होगा बीच में। अगर अनानान हो तो ये मामले रिजॉल्व हो जाते हैं, बड़े मसले ही नहीं होते अगर रिजॉल्व ना हो सके। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।